हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? बिफोर स्लीप प्रोग्राम में आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी और जैसा कि आप लोगों का फीडबैक है और उस तरीके से आपका फीडबैक जो मिल रहा है, मुझे काफ़ी कहा जाए कि मोटिवेट कर रहा है, अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आप इस सीरीज़ को अपना प्यार देते रहें। और मैं भी आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन टॉपिक्स जो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक जो जनरली इस टीचर की नज़र से, स्टूडेंट्स की नज़र से बच जाते हैं, मैं उनको कंपाइल करके आपको दूँ। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं पर डे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में 5 कम से कम और उसके अलावा 2 या 3 एक्स्ट्रा टॉपिक उनका कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और मेरा जो टारगेट है, दोस्तों वो एक ही है कि 2027-28 में मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सभी स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करें, क्योंकि प्री क्वालिफाई होगा तभी वो मेंस लिखेंगे और मेंस लिखेंगे तभी सिलेक्शन होगा। तो मेरा उद्देश्य यह है कि पहला कदम, फर्स्ट स्टेप आपका बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। तो चलिए इसको मैं आज आपको डिस्कस करता हूं। आज आपका डे 10 है और इसमें मैं आज आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला हूं। कम से कम मान के चलिए 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको रियली में एप्रिशिएटिंग लगेंगे, आपको लगेंगे कि हाँ, ये तो हमको पढ़ना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली 5th क्वेश्चन जो है वो आउटस्टैंडिंग बनने वाला है। मैं ऐसे-वैसे चीज़ों को छोड़ने वाला नहीं हूं और वो उन चीज़ों पे चर्चा करूंगा जो रियली में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और बाकी मैं जो बता देना चाह रहा हूं कि अगर किसी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बात है तो मेरे इस मेल आईडी पर और मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और स्टडी आईक्यू आईएएस में सोचिए इस समय हिस्ट्री का एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, हिस्ट्री ऑप्शनल का, तो उस समय आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एम के लाइव कोड के माध्यम से डिस्काउंट ले सकते हैं और ये मेरा एक छोटा-सा आप लोगों के लिए एक कहा जाए कि एप्रिशिएटिंग पॉइंट है कि आप किस व्यक्ति से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। यानी कि जो ऑलरेडी यूपीपीसीएस में सिलेक्टेड है और 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका है। तो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको किसको मिलेगा? ठीक है? और ये आप इसको देख लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे जहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और पीपीटी आपको मिलती रहती हैं। ठीक है? तो चलिए, आज का मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि इतिहास करंट नहीं होता और मैं कहता हूं कि इतिहास भी करंट में आ सकता है, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, इकोनॉमी पढ़ाता हूं। ये 2 सब्जेक्ट तो मेरे अपने कोर सब्जेक्ट हैं। तो उस संदर्भ में अब आप देखिएगा कि हाल ही में समाचार में रहे पिपहरवा अवशेषों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पिपहरवा जो अवशेष हैं वो क्या है? इतिहास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसके सार्वजनिक दर्शन को आयोजन जो है 2569वीं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख में किया गया है और इन्हें भारत के बाहर कभी भी प्रदर्शित नहीं किया गया। पिपहरवा अवशेषों को कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया गया। सही कथनों की संख्या क्या है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं। अब यहां पर आपको सोचने की जरूरत है कि क्या वास्तव में पिपहरा अवशेष का कंसेप्ट है क्या? देखिए, एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि ये बुद्ध पूर्णिमा का है, करंट में रहा होगा। तो इस बात का मतलब है कि ये बुद्ध धर्म से संबंधित, और पिपहरवा को हम लोग कपिलवस्तु के नाम से पहचानते हैं, उत्तर प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। और बाकी अन्य चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आंसर लगाएंगे। ठीक है ना? उत्तर बी, लद्दाख के लेह में भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र पिपहरवा अवशेष को पहुंचाए गए हैं अभी हाल ही में, जिसे स्तूप के क्षेत्र के एक, जिसमें पूरा क्षेत्र के एक आध्यात्मिक उत्सव का केंद्र बन गया वहां पर लद्दाख। और आप अच्छे तरीके से जानते हो लद्दाख बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। लद्दाख, तिब्बत, ऊपर का जो पूरा इलाका है। और यह आयोजन बुद्ध पूर्णिमा की 2026 में जो हो रही है, यानी कि कल जो बुद्ध पूर्णिमा है, 2569वीं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किया गया है। यह पहली बार है जब इन अवशेषों को भारत के भीतर इतने बड़े सार्वजनिक दर्शन के लिए लाया गया है। पहली बार भारत के भीतर। भारत के बाहर तो जाते रहे हैं, भारत के भीतर। पिपहरवा अवशेष में क्या क्या है? भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेष से जुड़ी हुई है, जिनमें उनकी अस्थियां हैं, उनकी राख है, उनकी धातुओं की राख है,
उनके क्रिस्टल कॉकेट हैं, यानी कि एक तरीके से संदूक टाइप का है, सोप स्टोन है, स्टीटाइट पात्र हैं, सोने के आभूषण हैं, रत्न और मणियां हैं, बलुआ पत्थर का संदूक है। ये सभी अवशेष बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद विभाजित किए गए अवशेषों से संबंधित हैं। जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि उनकी जब मृत्यु हुई, तो उनके शरीर के 9 अवशेष किए गए थे, 9 हिस्से किए गए थे, और उन हिस्सों को सोचिएगा 9 स्तूपों में सुरक्षित रखा गया था। तो पिपहरवा वही है एक, ठीक है ना। पिपहरवा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में नेपाल सीमा के निकट स्थित है। इसे प्राचीन कपिल वस्तु से जोड़ा जाता है, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं, जन्म तो उनका लुम्बिनी में हुआ, गलती से सोच मत लेना। महात्मा बुद्ध ने जन्म के बाद अपनी पूरी युवावस्था यहीं बिताई थी, ठीक है ना, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इन अवशेषों की खोज 1898 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इन अवशेषों की खोज ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा की गई थी, और उन्होंने ही पिपहरवा स्तूप की खुदाई भी करवाई थी। और बाद में जाकर के ब्रिटिश शासन ने इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 के ट्रोव एक्ट के थ्रू इन पर अपने अधिकार में ले लिया था, इस कानून के माध्यम से, कि भाई ट्रेजरर है, ये ट्रेजरी है, हमारे पास ये रहने चाहिए। इसके बाद अस्थि और राख का एक भाग जो उनकी अवशेष थे, वो श्याम यानी कि थाईलैंड के राजा को दे दिए गए थे। थोड़ा सा एक हिस्सा राजा को दे दिया गया, और 1800 रत्न संग्रहालय में भेज दिए गए। कुछ वस्तुएं उनकी जो हैं पेपे के परिवार को दे दी गई, जिन्होंने इसको खोजा था, ध्यान रखना। और यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर के औपनिवेशिक शोषण का उदाहरण, कि उन्होंने इस तरह से उसको बांट दिया। भारत की संस्कृति की, भारत की चीजों को यहां नहीं छोड़ा उन्होंने, कुछ थाईलैंड दे दिया, कुछ म्यूजियम में भेज दिया, कुछ उनके परिवार को दे दिया। इस तरह से भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया। 2025 में इसकी किसी तरीके से पुनर्वापसी करवाई गई। 127 वर्ष बाद 2025 में इनसे जुड़े हुए कुछ रत्न अर्पण सामग्री भारत वापस लाई गई, और यह कार्य भारत की सरकार, कुछ निजी संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से हुआ था, और इसे हम कल्चरल रेपेट्रिएशन डिप्लोमेसी मानते हैं। अब बताइए इतिहास का प्रश्न, क्या आपने वास्तव में कभी विलियम क्लैक्सटन पेपे के बारे में सुना? कभी आपने इसकी खोज के बारे में सुना? क्या इस एक्ट के बारे में सुना? नहीं। तो यही चीज है, इसीलिए मैं करंट की बात कर रहा हूं, और इन सब चीजों को मिलाकर के आपका क्वेश्चन ये बना था कि उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। भारत के बाहर कभी प्रदर्शित नहीं किए गए, ये गलत है, ये गलत है। ये आपके कई जगह पर आपके प्रदर्शित किए गए हैं, श्रीलंका में भी किए गए, अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका में भी किए गए थे, तो ये गलत है। आंसर है बी, ये और ये दोनों, थाईलैंड वगैरह में, आपके तिब्बत में, आपके ऐसे कई सारे देशों में इनका प्रदर्शन किया जा चुका है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात आते हैं। मिशन सक्षम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह शहरी सहकारी बैंकों के लिए है, इसका उद्देश्य है अनुपालन संस्कृति को सुदृढ़ करना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3 और सभी, 1 2 3 सभी, बताइए कौन सा सही है। तो आपको बता दूं कि SAKSHAM, सक्षम, ठीक है ना, सक्षम, सहकारी क्षमता से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक तरीके से सहकारी बैंकों की क्षमता बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है, इसकी फुल फॉर्म यही है। और इसे आरबीआई द्वारा शुरू किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और अनुपालन संस्कृति के लिए किया गया, ये भी सही है। आंसर डी, तीनों सही है। अब कैसे सही है ये देखिएगा। मिशन सक्षम का रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है, पूरा नाम है सहकारी बैंक क्षमता निर्माण, यानी कि सहकारी बैंक क्षमता निर्माण। यह आरबीआई द्वारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए शुरू किया गया है, बिल्कुल सही है, और पूरे के पूरे देश में शुरू किया गया है। ये उसका उद्देश्य क्या है? इन बैंकों की प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना, उनका अनुपालन संस्कृति का पालन करना, मतलब बढ़ावा देना, उनकी संस्कृति में सुधार करना, जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना, संस्थागत लचीलापन जो है उसको बढ़ाना, जिससे कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। यह बैंक भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहकारी बैंक बहुत पहले से बने हुए हैं, 1934 से पहले के, ठीक है ना। यह शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, छोटे छोटे व्यापारियों, निम्न मध्यम वर्ग, स्थानीय समुदाय को ऋण देते हैं,
फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन में भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन बैंकों के सामने कई समस्याएं देखी गई। जब इन बैंकों को चलाते हैं तो हमने कई सारे देखा होगा, कई सारे करप्शन के चार्ज लगते हैं, जिसमें सबसे बड़ा करप्शन का चार्ज लगा लगा हुआ था अजित पवार के ऊपर। सहकारी बैंक का बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ था उन्होंने, और सहकारिता विभाग भी उन्होंने अपने मंत्रालय में रखा हुआ था। खैर वो अलग चीज है। इसमें गवर्नेंस इशू आता है, शासन की मुद्दे पर आती है, कॉम्प्लाइंस वीकनेस, अनुपालन नहीं किया जाता, उनके नियमों का पालन नहीं किया जाता है, एनपीए मैनेजमेंट की समस्या आती है, यानी कि जो क्षति पर संपत्तियां हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, और आईटी और साइबर रिस्क रहते हैं, इनमें फ्रॉड की संभावना बहुत रहती है। बोर्ड स्तर पर एक्सपर्टाइज की कमी है, यानी कि जो विशेषज्ञता है उसकी कमी है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं यहां पर देखी जा रही थी, इसीलिए आरबीआई ने इसको शुरू किया। इसमें प्रतिभागियों की संख्या लगभग 1,40,000 प्रतिभागी रखे गए हैं इसमें, मिशन सक्षम में इसको ट्रेंड करने के लिए। यानी कि इसमें कौन कौन प्रशिक्षण लेगा? इसमें प्रशिक्षण लेंगे बोर्ड के मेंबर, सीनियर मैनेजमेंट, रिस्क हेड्स, कॉम्प्लायंस हेड्स, ऑडिट फंक्शन ऑफिशियल, आईटी विभाग के कर्मचारी और अन्य क्रिटिकल स्टाफ जो है। यानी कि एक तरीके से मिशन सक्षम में सहकारी बैंकों को मजबूत करने का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो आरबीआई आयोजित कर रहा है, जिसमें 1,40,000 लोग शामिल होंगे और सभी तरह के लोग इसमें शामिल होंगे। इज इट ओके? क्लियर हो गया? याद रख लीजिए, सुनने से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। आप चाहे नोट्स बनाइए मत बनाइए, लेकिन एक बार सुन लोगे तो आपको बहुत लंबे समय तक याद हो जाएगा। और इनको लेकर के अगर आपने अपने ग्रुप में कहीं पर भी किसी से पूछ लिया कि बताओ ये किससे संबंधित है, किसने शुरू किया, एक बार अगर आपने इन क्वेश्चंस को किसी के साथ डिस्कस कर लिया, दिमाग में परमानेंट सेट हो जाएंगे और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर मिशन सक्षम से पूछा गया तो इससे बाहर आपको कुछ और पूछने की संभावना ही नहीं है। और सोचिए, मैं 7-8 टॉपिक पर डे आपको ले रहा हूं, साल के कम से कम 2,500 से 3,000 टॉपिक होंगे। ऐसे टॉपिक जो आप सोचिएगा आपके लिए बहुत बेहतरीन कंपाइलेशन बन सकता है, और उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, आप लोगों का सिलेक्शन, मेरे अपने छात्रों का सिलेक्शन। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आय के आधार पर किया जाता है। अब कौन सर इससे करंट से क्या लेना देना है? ये तो क्रीमी लेयर का है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2026 में कहा है कि सामाजिक स्थिति पद भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक स्थिति और पद भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। बताइए, कथन ए और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। कथन ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए, केवल आय के आधार पर करता है, इसके आधार पर बताइए क्रीमी लेयर का निर्धारण किसके आधार पर होता है? बताइए कौन सा सही है? चलिए इसके आंसर की हम बात करेंगे। ठीक है, अभी पहले इसको हम देखते हैं क्या है, उसके बाद चर्चा करेंगे। हाल ही में क्रीमी लेयर को लेकर के मुद्दा जो है सर्वोच्च न्यायालय में आया है, अभी रिसेंटली, आजकल में ही। और मुख्य प्रश्न यह है कि क्या एससी एसटी में भी, आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह मुद्दा आया है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, क्या केवल आय के आधार पर इसे तय किया जा सकता है? क्या इसे इंदिरा साहनी 1992 के सिद्धांतों के आधार पर एससी एसटी पर बढ़ाया जा सकता है? इन मुद्दों पर चर्चा की गई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसलिए चर्चा आया। अब बात आती है कि इंदिरा साहनी का केस क्या है जिसने इसमें निर्णय दिया था। यह मामला एक्चुअली में मंडल आयोग केस के नाम से जाना जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने उस समय पर, 1992 का मामला है, एक एक पॉइंट को याद कर लीजिएगा, कहा था कि ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल वैध है, कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं है और यह होना भी नहीं चाहिए था। ठीक है ना? अधिक नहीं है। क्रीमी लेयर को ओबीसी आरक्षण से बाहर रखा जाए, इसमें कोई शक नहीं है, और यहीं से क्रीमी लेयर का डॉक्ट्रिन की शुरुआत हुई, सिद्धांत की शुरुआत हुई। लेकिन उस समय यह कहा गया था कि एससी और एसटी पर यह लागू नहीं होगा। ऑन दैट टाइम इट वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर एससी एंड एसटी। यह कहा गया था कि भाई एससी एसटी के लिए नहीं, केवल ओबीसी के लिए ठीक है, क्योंकि ओबीसी के लिए बनाया गया था, उसी समय का केस था। अब 2024 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह मामले में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा कि एससी समुदायों के भीतर भी सब क्लासिफिकेशन संभव है, यानी कि उनका भी उपविभाजन संभव है। ठीक है ना?
अधिक वंचित उप समुदायों को प्राथमिकता दी जा सकती है। जो ज्यादा वंचित हैं, जिन तक अभी तक लाभ नहीं पहुंचा है, उनको हम इसकी सुविधा दे सकते हैं। कुछ न्यायाधीशों ने एससी एसटी में क्रीमी लेयर के एक्सक्लूजन का समर्थन किया था कि क्रीमी लेयर को बाहर कर देना चाहिए एससी एसटी में। ये 2024 के देवेंद्र सिंह मामले में यह बात आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, वो भी 7 न्यायाधीशों ने। अब बात आती है रोहित नाथन 2026 का निर्णय आया मार्च 2026 में, इसी साल का। उसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल पेरेंटल सैलरी के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं की जा सकती। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि यानी कि माता पिता की आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं की जा सकती, अर्थात आय अकेला मानदंड नहीं होगा, सामाजिक और अन्य स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आय के आधार पर किया जा सकता है? नहीं। और यह बिल्कुल सही है कि सामाजिक स्थिति और उनके माता पिता की पद की स्थिति को भी देखना चाहिए, तभी होना चाहिए। इसलिए आंसर हो गया। और ये इसमें छोटे छोटे माइनर पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, माइनर पॉइंट्स, छोटी छोटी चीजें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एनएसओ के 80वें दौर में स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 80वां एनएसओ का राउंड हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में पीपीआरए बढ़ा है, संस्थागत प्रसव दर में वृद्धि हुई है, सरकारी स्वास्थ्य बीमा कवरेज में कमी आई है। सरकारी स्वास्थ्य बीमा कवरेज में कमी आई है, बताइए। सही उत्तर चुनिए, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 2 1 और 3 और 1 2 3। कौन सा सही है? तो देखिए, यह तो सही है कि सरकार ने स्वास्थ्य बीमा कवरेज में कैसे कमी आई है, जब लगातार सरकार आयुष्मान भारत योजना, ठीक है ना, और तमाम तरह की योजना चला रही है, तो स्वास्थ्य बीमा कवरेज कम तो नहीं होगा। इसलिए ये तो गलत है, और ये गलत है तो इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि सब में तीसरा आ रहा है। आंसर है ए, ये बिल्कुल सही है। पीपीआरए बढ़ा है, संस्थागत प्रसव दर यानी कि हॉस्पिटल में बच्चों को जन्म देने की जो दर है वो पहले की तुलना में बढ़ी है। ये तो कोई भी कॉमन सेंस लगाएगा कि सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है। आंसर ए। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, जिसे हम पहले एनएसएसओ कहते थे, वही एनएसओ, 80वें दौर में गृहस्थ सामाजिक उपभोग स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ध्यान रखना कौन सी रिपोर्ट है ये, गृहस्थ सामाजिक उपभोग स्वास्थ्य सर्वेक्षण का निष्कर्ष जारी किए हैं। इस सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का व्यवहार पहले से बेहतर हुआ है। मुख्य निष्कर्ष, बीमारी रिपोर्ट करने वालों का अनुपात बढ़ा है, यानी कि पीपीए, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्टिंग एलिमेंट, यानी कि बीमारी, तो बीमारी को लेकर के जो है रिपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, यानी कि 2017-18 में 6.8% थी ग्रामीण क्षेत्रों में, जो 12.2% हो गई। ठीक है ना, शहरी क्षेत्र में 9.1% थी, अब ये 14.9% हो गई। यह दर्शाता है कि बीमारी होने पर उपचार हेतु लोग ज्यादा आगे आ रहे हैं। अब वो अपनी बीमारी के लिए घर में बैठे नहीं है, इलाज कराने आ रहे हैं, हॉस्पिटल में आ रहे हैं, मेडिकल स्टोर पर जा रहे हैं, तमाम सारी जगहों पर जा रहे हैं। तो यानी कि ये बढ़ा है। संस्थागत प्रसव दर में वृद्धि यहां भी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में पहले 95.6% था, शहरी क्षेत्र में 97.8% है। अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में यह मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को दर्शाता है कि लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज में वृद्धि यहां भी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में 12.9 से बढ़ करके हो गई है 45.5, और शहरी क्षेत्र में 8.9% से बढ़कर के हो गई है 31.8%। और यह प्रमुख योजनाएं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी, स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी चीजों की वजह से बढ़ा है। तो तीनों चीजें, स्वास्थ्य बीमा कवरेज भी बढ़ा है, ठीक है ना, संस्थागत प्रसव दर में वृद्धि हुई है, और बीमारी को रिपोर्ट करने वाले लोगों का भी अनुपात बढ़ा है। तीनों चीजें बड़ी हैं, यह है रिपोर्ट। आंसर हो गया आपका ए, बिल्कुल करेक्ट। ध्यान रख लीजिएगा और इसके नोट्स बनाते चलिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, हम बात करते हैं। हाल ही में भारत को लौटाए गए 657 पुरावशेषों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुरावशेष यानी कि प्राचीन काल के हमारे अवशेष, यह भी इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है। हिस्ट्री एंड कल्चर का, कहते हैं कि हिस्ट्री एंड कल्चर करंट में नहीं आती, मैं कहता हूं कि आती है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। यह इन्हें अमेरिका ने भारत को लौटाया है,
यह पुरावशेष अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग $14 मिलियन है। कौन सा या से कथन सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन, बताइए। तो आंसर है इसका डी, तीनों बिल्कुल सही है। अमेरिका ने लौटाया है, तस्करी नेटवर्क से गए थे, यानी कि यहां से तस्कर इसको चुरा के लेके गए थे या तस्करी करके गए थे, और इनकी कुल कीमत लगभग $14 मिलियन है। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बेहतरीन चीजें वापस आई हैं। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत को 657 चोरी तस्करी किए गए पुरावशेषों को, एंटिकिटीज को वापस किया है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग $14 मिलियन है। ठीक ना, लगभग 115 से 120 करोड़ के आसपास की कीमत है। यह वापसी न्यूयॉर्क में आयोजित एक औपचारिक समारोह में की गई थी। कौन सा कार्रवाई है? मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई, और उनकी वर्षों की जांच के बाद उन्होंने जब सबको चेक किया, जांच की, कार्रवाई की, उन सबको इकट्ठा किया, तब ये सारी चीजें फिर अंतरराष्ट्रीय कला तस्करी नेटवर्क के साथ इसका खुलासा हुआ है, जो मुख्यतः सुभाष कपूर और नैन्सी वीनर जैसे कुख्यात तस्करों से जुड़ा हुआ था। इस पर एक मूवी आई थी ना आपकी, बेहतरीन मूवी रजनीकांत की, क्या नाम था? जेलर। यस, इसी तरह की बेस पर मूवी बनाई गई थी, वो तस्करों के बिहाफ पर। बड़ी अच्छी मूवी बनाते हैं, कभी कभी ध्यान से देख लेना चाहिए। लौटाई गई प्रमुख अवशेष कौन कौन से? सबसे पहले मूर्ति, लाल बलुआ पत्थर की बुद्ध मूर्ति, जिसकी लगभग कीमत $7.5 मिलियन मानी जाती है, अभय मुद्रा में मिली हुई है। दूसरी है अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा, अवलोकितेश्वर बुद्ध के बोधिसत्व जो होते हैं उनकी प्रतिमा, जिसकी अनुमानित कीमत $2 मिलियन के आसपास है। सिरपुर शिलालेख में इसके कारीगर का द्रोणादित्य का उल्लेख है। ध्यान रखना, इसका कारीगर कौन था? द्रोणादित्य। कौन से? सिरपुर अवलेख में इसका जिक्र किया गया है, और इसे रायपुर संग्रहालय से चोरी किया गया था। ऐसा लग रहा है जैसे जेलर में इसी कहानी को ध्यान में रखा करके वो मूर्ति चुरवाई गई थी। जेलर मूवी में भी ऐसा ही कंसेप्ट है कि उनके मंदिर से इस तरह की चीजें चुराना। एक है नृत्य रत्न गणेश की प्रतिमा, बलुआ पत्थर की, कहां से मिली है? मध्य प्रदेश के मंदिर से 2000 में चोरी हुई थी, सन 2000 में। बाद में नकली प्रोविंस पेपर बना करके क्रिस्टी ने इसको बेच दिया था, ये समझ लीजिएगा, वहां उसको बेच दिया गया और फिर अमेरिका पहुंच गई। इस तरीके से चीजें हुई थी। ओके, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आते हैं, तो सोचिए पंचायत उन्नयन सूचकांक PAI 2.0। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 जारी किया है। इसका पहला राष्ट्रव्यापी डेटा आधारित ढांचा है ये पंचायती राज प्रणाली के लिए आ रहा है, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सी ग्राम पंचायतें बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। और यह एक एविडेंस बेस्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यानी कि साक्ष्य आधारित इंडेक्स है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों का आकलन किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि साक्ष्य आधारित निर्माण, पंचायतों का प्रदर्शन की निगरानी, बेहतर पंचायतों को प्रोत्साहन देना और स्थानीय स्तर पर सुशासन और विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करने वाली पंचायतों को आइडेंटिफाई करना। ठीक है ना। और एक तरीके से देखा जाए तो इसका कंसेप्ट क्या है? लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये क्या है? LSDG। SDG तो आप जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। और L क्या है? ये लोकलाइजेशन है। 19 सतत विकास लक्ष्यों का ग्रामीण स्तर पर हम जो लोकलाइजेशन करते हैं, स्थानीयता के स्तर पर उनका प्रदर्शन देखते हैं, उनके लिए बनाया गया है ये। और इस ढांचे में LSDG के अंतर्गत 17 जो गोल हैं, उनमें से 9 विषयों को इसमें शामिल किया गया है। 17 गोल में से 9 विषय कौन कौन से? गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल और स्वच्छता, पर्यावरण, आधारभूत संरचना, सामाजिक न्याय, सुशासन और महिला सशक्तिकरण। ये इन पर विशेष बल दिया गया। इसके आधार पर हम क्या करते हैं? पंचायतों के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। ठीक है ना। इसमें कुल मिलाकर के 150 संकेतक होते हैं, 230 डाटा के बिंदु होते हैं, और इसमें आपकी 4 तरह की श्रेणियां बनाई गई हैं। पंचायतों किस कैटेगरी में रखा जाता है, उसके बाद इनका स्कोर होता है। स्कोर के आधार पर यह श्रेणी बनती है। 90 या उससे अधिक जब इनका स्कोर आता है तो जो कहते हैं अचीवर, A+ कैटेगरी। फ्रंट रनर, जिनका स्कोर 75 से 90 के बीच में आता है, फ्रंट रनर कहते हैं, A कैटेगरी। तीसरा होता है B परफॉर्मर, 60 से 75 तक,
चौथा है आपका 40 से लेकर 60 तक, और बिगनर कहलाते हैं 40 से कम वाले। 4 नहीं बल्कि 5 कैटेगरी हैं आपकी, ये ध्यान रखना। तो 5 कैटेगरी में पंचायतों को रखा जाता है। एक सबसे लास्ट वाले बिगनर, जिन्होंने अभी नया सीखा है। अगला है एक अभ्यास प्रगति, एक्सरसाइज प्रगति, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। हाल ही में भारतीय सेना ने मेघालय के उमरोई में स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति के प्रथम संस्करण की मेजबानी की है, मतलब मेजबानी की घोषणा की है। और यह अभ्यास 18 मई से लेकर के 31 मई के बीच में आयोजित किया जाएगा। प्रगति का पूरा नाम है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर में ट्रांसफॉर्मेशन करना। और यह एक बहुपक्षीय आपका सैन्य अभ्यास है, क्योंकि भारतीय सेना अब तक मुख्यतः द्विपक्षीय अभ्यास करती थी, ठीक है ना। अब जाकर के वो बहुपक्षीय अभ्यास करने की कोशिश कर रही है। इसमें कुल मिलाकर के 11 मित्र देश इसमें भागीदारी कर रहे हैं। कौन कौन? लाओस, म्यांमार, सेशेल्स, श्रीलंका, फिलीपींस, नेपाल, मालदीव, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया और भूटान। ये रहे, ये सब भारत के साथ इसमें शामिल होंगे। क्लियर हो गया? 11 देश ये हैं और 12वां आपका भारत है। इसका उद्देश्य है रक्षा सहयोग को मजबूत करना, इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, एक दूसरे पर मिल करके काम करने की क्षमता को बढ़ाना, म्यूचुअल ट्रस्ट विकसित करना, आपस में एक भरोसा बढ़ाना, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य जो केंद्रित है वो है आपका काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, यानी कि किसी को काउंटर करने के लिए, विशेष तौर पर काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज, यानी कि टेररिज्म एक्टिविटीज को रोकने के लिए इस तरह की चीजें आपकी की गई हैं। तो बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपना भरपूर प्यार देंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।